हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 बॉटनी का चैप्टर है जिसका नाम है सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ चुके थे। सबसे पहले हम लोग सेल का स्ट्रक्चर बनाए थे। किस सेल का? एक प्रोकार्योटिक सेल का। तो प्रोकार्योटिक सेल कैसा दिखता है? कुछ ऐसा रहता है और इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन के साथ ही बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे कि ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हमने इसके में जीन के बारे में पढ़े हुए थे कि इसमें जीन वगैरह प्रेजेंट रहती है। एंड वो जीन कैसा होता है? ये जो जीन होता है ना, ये जीन कैसा होता है? ये नेकेड होती है एंड इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है। इसके साथ ही प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे इसमें एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। वो कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन, जो कि यूनिवर्सल होता है। उसके बाद इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होती है वो नेकेड होती है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रखे थे। ठीक, फिर इसका सेल वॉल होता है। सेल वॉल कैसा होता है? तो इसका सेल वॉल रिजिड होता है। इसका सेल वॉल रिजिड होता है। देन इसके अंदर साइटोप्लाज्म आती है। साइटोप्लाज्म क्या? साइटोप्लाज्म वो भी यूनिवर्सल होता है और वो क्या होता है? मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सारे सेलुलर एक्टिविटीज कहाँ होते हैं? इसी साइटोप्लाज्म में होता है। फिर उसके बाद ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है पूरे सेल का एंड सेल को लिविंग स्टेट में रखता है। इन सब के बारे में पढ़ रखे थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके बाद और क्या क्या प्रेजेंट रहता है सेल में। तो देखो, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कुछ इस तरीके से रहती है। इसको क्या कहते हैं? हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड होती क्या है? तो पहले सबसे पहले कि ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रहती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्या हुआ? देखो कि ये जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड के अंदर भी डीएनए होता है। वो भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहता है। बट ये मेन जेनेटिक मटेरियल, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है? ये मेन जेनेटिक मटेरियल है। मेन जेनेटिक मटेरियल। तो जो मेन जेनेटिक मटेरियल है ना, इससे ये बाहर रहता है। अगर आप एक यूकार्योटिक सेल के बारे में देखें या अभी से पहले आप जो पढ़ रहे थे, तो उसमें आप आई थिंक आप लोग प्लाज्मिड के बारे में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि क्लास 11 से पहले प्लाज्मिड के बारे में नहीं बताया जाता है। उसमें आप लोग बस इतना जानते हो कि सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम रहता है। अगर आप लोग प्रोकार्योटिक सेल के बारे में पढ़े भी होंगे तो उसमें ये जानते होंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट रहता है। उसमें मेन जेनेटिक मटेरियल वो नेकेड रहती है। बट इस प्लाज्मिड के बारे में नहीं पढ़े होंगे। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रहती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहने का मतलब कि ये जो मेन जेनेटिक मटेरियल है ना, इससे ये बाहर प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म में रहता है और ये मेन जेनेटिक मटेरियल से बाहर प्रेजेंट रहता है। तो मेन जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब कि ये जो मेन है उससे बाहर में रहता है। एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहर में रहता है। एंड ये क्या होता है? ये भी होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहता है। देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये दो क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है इसका। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये इंडिपेंडेंट रहता है। किससे इंडिपेंडेंट रहता है? तो ये जो मेन जेनेटिक मटेरियल है ना, इससे इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब कि इस मेन जेनेटिक मटेरियल में जो भी रहता है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रहता है। बट ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, जो कि प्लाज्मिड है और जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल से बाहर है, ये क्या रहता है कि अगर इसको रेप्लिकेशन करना रहता है तो इस प्लाज्मिड को इस डीएनए से, मेन जेनेटिक मटेरियल से, न्यूक्लियोटाइड से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। इट इज इंडिपेंडेंट। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉपी इट्स डीएनए
that the permission of main genetic material, the nucleoid. क्या होता है कि देखो इट इज इंडिपेंडेंट टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए। अगर इसको अपना डीएनए का कॉपी करना है, मतलब कि जब देखो जब सेल का डिवीजन होगा उस टाइम में ऑब्वियसली कि जो जितने भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर वो सारे डबल हो जाते हैं। डबल हो जाने का मतलब क्या हुआ कि जब वो सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल बनेंगे, दो न्यू सेल बनेगा। उस न्यू सेल में जो बनेगा उसमें भी सारे इक्वल अमाउंट जाने चाहिए। इसलिए इसमें जितने में एक सेल में जो भी कुछ प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, वो खुद को डिवाइड कर लेता है और दो बन जाते हैं, मतलब एक की कॉपी हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये कॉपी होगा तो उसको मेन जेनेटिक मटेरियल का परमिशन लेना पड़ता है। बट प्लाज्मिड में ऐसा नहीं होता है। प्लाज्मिड अगर खुद का कॉपी बनाना चाहे तो बना सकता है बिना किसी परमिशन के, तो बिना मेन जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियोइड के परमिशन के। इट इज इंडिपेंडेंट टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए और कॉपी विदाउट द परमिशन ऑफ न्यूक्लियोइड या मेन जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट होता है फंक्शन। मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि हम लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। जो मेन जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इसको जेनोफोरा भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं और मेन जेनेटिक मटेरियल तो कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है फंक्शन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड का क्या क्या फंक्शन होता है, तो पहला तो यही होता है कि ये बिना परमिशन मेन जेनेटिक मटेरियल के परमिशन से कुछ भी कर सकता है। बट इसके बाद क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि प्लाज्मिड क्या करता है, फेनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है। इट्स शो फेनोटाइपिक कैरेक्टर। फेनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, फेनोटाइपिक कैरेक्टर में बहुत कुछ आते हैं जैसे कि लाइक इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कहने का मतलब ये हुआ कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में भी बहुत कुछ आते हैं, जैसे कि इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो लॉक्ड हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये फेनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है। फेनोटाइपिक कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं, जिसमें कि एक एग्जांपल दिया गया है वो क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस मतलब कि अगर कोई कुछ ऐसा मटेरियल आया, कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक आया, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, अब देखो कि हमें उससे प्रॉब्लम हो रही है तो हम एंटीबायोटिक लेंगे। ऑब्वियसली एंटीबायोटिक क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा। तो इससे इसको रेसिस्टेंस में ये प्लाज्मिड हेल्प करता है। रेसिस्टेंस मिलने का मतलब क्या हुआ, इसका जो मेम्ब्रेन होता है ना वो मेम्ब्रेन लॉक हो जाती है। इट्स मेम्ब्रेन लॉक्ड टू प्रोटेक्ट इट्स सेल। इसका जो मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि फेनोटाइपिक कैरेक्टर रहने का मतलब यही हुआ कि अगर इस पर कोई अटैक करने आएगा, ये खुद को क्या कर लेगा, उसका जो मेम्ब्रेन होता है ऑब्वियसली कुछ भी आएगा तो वो किसके थ्रू आएगा, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आ जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, खुद को लॉक कर लेगा, लॉक कर लेगा। खुद को लॉक करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी उसके अंदर नहीं आ सकता। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है कि हमारे घर में जनरली हम लोग घर को लॉक करके अगर कहीं भी बाहर जाते हैं तो लॉक कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमारे घर में कोई ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही मतलब होता है कि एंटीबायोटिक कोई आ जाएगा फिर वो क्या करेगा, सेल को खत्म कर सकती है, सेल को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए क्या करता है, ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्या करता है कि ये जो मेन ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या कर लेगा, ये लॉक कर लेता है, जिससे कुछ भी एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट ही इस पर ना पड़े। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहता है, इट इज अ जीनीटैक्सी। इट इज अ और जीनीटैक्सी। जीनीटैक्सी कहने का मतलब क्या होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीनीटैक्सी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो कि अगर सेल के अंदर, इस सेल के अंदर या किसी बैक्टीरिया के अंदर हमें अगर अपना डीएनए भेजना है तो हम कैसे करके भेजेंगे, हम भेजेंगे कैसे करके कि जैसे देखो कि ये जो प्लाज्मिड है, अब इसको हम लोग एक घर के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे कोई घर है और उस घर में अगर हमको जाना है, ऐसे नॉर्मली हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऐसे करके जाना रहता है कि कोई भी किसी घर में चले जाएंगे फिर तो कोई भी किसी घर में जा सकते हैं। तो हमको अगर उसके घर में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके अगर बहुत सारे मेंबर है तो हम लोग किसी एक मेंबर से फ्रेंडशिप कर लेंगे, उस फैमिली के किसी एक मेंबर से फ्रेंडशिप कर लेंगे। देन उसके साथ हम लोग आसानी से जा सकते हैं। बोलेगा कौन है, मेरा फ्रेंड है। तो ठीक वैसे ही होता है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो सेल, ये जो सेल है कोई भी चाहे बैक्टीरियल सेल हो या कोई भी माइक्रोप्लाज्म वगैरह कुछ भी हो,
तो अगर इसके अंदर अगर हमें अपना डीएनए भेजना है, तो अगर हम लोग डायरेक्टली अपना डीएनए अगर इसके अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये जो सेल है ये इसको एक फॉरेन मटेरियल समझ कर क्या इसको किल कर देगा। अगर सेम देखो हमारे साथ होता है कि हमारे बॉडी में कोई सेल है और उसमें अगर कोई दूसरा डीएनए आ जाए तो ऑब्वियसली हमारा जो सेल है वो इसको एक फॉरेन मटेरियल समझ के किल कर सकता है। या हमारे घर में कोई दूसरा आदमी आ जाता है, हम लोग ना जानते ना कुछ करते, अगर वो आ जाएगा हमारे घर में तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कोई बाहर का आदमी, इसको भेजो, नहीं जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं चोर है या कोई बदमाश है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर होता है कि ऑब्वियसली सेल क्या करेगा? इसको फॉरेन मटेरियल समझ के किल कर देगा। इसलिए क्या कर सकते हैं कि बट ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड अगर सेल के बाहर आना चाहे तो आ सकता है, प्लाज्मिड अगर सेल के अंदर जाना चाहे तो ये जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे, इसके प्लाज्मिड को क्या करेंगे यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे और इसके प्लाज्मिड में हम लोग अपना डीएनए फिट कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर अपना डीएनए फिट कर देंगे। ऑब्वियसली हमारा जो डीएनए होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। एंड देन इसको सेल के अंदर भेज देंगे। मतलब अब यहाँ पर कोई एक सेल को इरेज कर देते थोड़ा सा। अब इसके अंदर हमारा डीएनए क्या हुआ? चला गया। तो ये आसानी से अंदर जा सकता है। तो यही होता है जीनीटैक्सी। जीनीटैक्सी कहने का मतलब कि अगर हम लोग कुछ मटेरियल को, अपना डीएनए को अगर सेल के अंदर भेजना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली नहीं भेज सकते, हम लोग उसको किसके थ्रू भेजना होगा? तो हम लोग उसको प्लाज्मिड के थ्रू भेजना होगा। आई होप कि आप लोग उस प्लाज्मिड के बारे में समझ में आ गया होगा। तो प्लाज्मिड में क्या है? ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आते कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहने का मतलब ये मेन जेनेटिक मटेरियल से बाहर रहता है, बस इसके अंदर भी क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहता है। ये अपना कॉपी खुद से कर सकता है बिना मेन जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मिंग सेल से। फिर इसके मैंने कुछ फंक्शन बताया, इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताए। फंक्शन क्या होता है कि इट शोज फेनोटाइपिक कैरेक्टर। फेनोटाइपिक कैरेक्टर में बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं, जिसमें एक दिया गया ये कैरेक्टर है कि ये क्या होता है, इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो लॉक हो जाती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि अगर कोई एंटीबायोटिक अगर इस पर अटैक करेगा तो ये खुद के मेम्ब्रेन को ऐसे लॉक कर लेगा, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, ताकि जो एंटीबायोटिक का इफेक्ट सेल पर पड़ेगा ही नहीं, अगर पड़े भी तो कम पड़े। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड होता है ये जीनीटैक्सी होती है। जीनीटैक्सी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अपना कोई डीएनए सेल के अंदर भेजना है तो हम लोग डायरेक्टली नहीं भेज सकते, हम लोग उसको किसके थ्रू भेजना होगा? तो हम लोग उसके मेम्ब्रेन, मतलब कि ये जो सेल का है, सेल के एक प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे, उसमें अपना डीएनए फिट कर देंगे और फिर उसको सेल के अंदर भेज देंगे। ऑब्वियसली प्लाज्मिड का वो मटेरियल, मतलब सेल का वो मटेरियल प्लाज्मिड रहेगा तो वो अंदर जा सकता है आसानी से। तो उसके साथ हमारा डीएनए भी क्या हो जाएगा? सेल के अंदर चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? जीनीटैक्सी कहते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं? अब हम लोग समझते हैं मीसोसोम के बारे में। मीसोसोम क्या होता है? तो मीसोसोम क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के, इनफोल्ड मतलब कि वो अंदर के साथ साइड फोल्ड होकर के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर डायग्राम के थ्रू देखिए तो ये हुआ एक प्रोकार्योटिक सेल, जिसमें सबसे पहले आएंगे यहाँ पर ट्यूब्यूल, फिर यहाँ पर आएंगे वेसाइकल, फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू होकर के ऐसे करके ये लैमिले बनाएंगे। ठीक है, जो ट्यूब्यूल, वेसिकल, लैमिले जो होता है, अगर इन सबको एक साथ कनेक्ट कर दें, देखो इसमें और भी सारे बहुत बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बट अभी हम लोग को जो मेन समझना है वो इसी तीन को समझना है। तीनों को अगर एक साथ जोड़ दे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम। तो देखो मीसोसोम तो समझ में आ गया कि इसमें क्या होते हैं? ट्यूब्यूल होते हैं, वेसिकल होते हैं, लैमिले होता है। तो मीसोसोम के तीन, मीसोसोम के अंदर तीन स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या होता है? ट्यूब्यूल होता है, वेसिकल होता है एंड लैमिले। अब समझते हैं ट्यूब्यूल, वेसिकल, लैमिले, इस तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है। ऑब्वियसली तीनों का स्ट्रक्चर अलग है, तो स्ट्रक्चर अलग होने के साथ फंक्शन भी तीनों का अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का जो फंक्शन होता है वो उसके स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्यूब्यूल के बारे में लिखते हैं। ट्यूब्यूल, तो इट हेल्प्स इन डीएनए replication, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये किस चीज में हेल्प करता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन में एंड डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे देखो कि सेल को डिवाइड करना है, अगर सेल को डिवाइड करना होगा तो ऑब्वियसली अगेन वही बात की, जो इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है उन सबको क्या करना होगा?
सबको डबल करना होगा। तो ठीक वैसे ही इसमें ट्यूब्यूल, इसके अंदर क्या होता है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उसको भी डबल करना होगा। तो क्या होता है कि अगर हम लोग रफ डायग्राम बनाएं, यहाँ पर ट्यूब्यूल रखते हैं, मटेरियल है, ठीक है। अब क्या करेगा कि इसके अंदर ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, अब ये दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि अपने आप दो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएंगे। ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ये जब मन चाहे वैसा खुद का शेप बना सकता है। तो इसलिए क्या कर दिया जाएगा, ये दो बन जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन है, मतलब दो यहाँ पर स्ट्रक्चर, एक ऐसा और एक ये इसके साथ चला जाएगा और दूसरा को ये पकड़ लेगा। मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अकेला आ जाएगा डीएनए, यहाँ पर एक अकेला आ जाएगा। देखो डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, बट यहाँ पर मैं सिंगल सिंगल दी हूँ। अब क्या होगा कि ये जो डीएनए होता है ना, इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि खुद को डबल कर सकता है। मतलब अगर सिंगल लेयर रहेगा तो वो खुद को डबल बना सकता है। तो अगेन ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दो आ जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हटा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आ जाएगा। देखो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बना जैसा भी हो, बट दोनों इक्वल होते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेल वॉल आ जाएगा, यहाँ पर भी सेल वॉल आ जाएगा। तो ये क्या होता है कि यही काम होता है ट्यूब्यूल का। पहला काम क्या होता है कि डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करो। एक डीएनए, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इस दोनों में दो हैं, दोनों फंसे हुए, एक आएगा हुक, इसको पकड़ के ले जाएगा, दूसरा इसको लेकर जाएगा। फिर उस दोनों के पास ही कैपेसिटी होती है कि वो अगेन वो डबल मेम्ब्रेन बन जाती है, मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बन जाता है। फिर डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर डीएनए को रेप्लिकेट करवाता है। ये फंक्शन हो गया ट्यूब्यूल का। देन नेक्स्ट आता है वेसाइकल। वेसिकल, वेसिकल का फंक्शन क्या होता है, तो वेसिकल का भी दो फंक्शन होता है। एक क्या होता है कि अगर कोई भी थिंग है, जैसे सेल के अंदर कुछ है जो वेस्ट मटेरियल है, ये सब क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है, इसको हमको सेल से बाहर भेजना है, तो किसके थ्रू भेजेंगे, तो इस वेसाइकल, ये जो वेसिकल होता है वेसिकल के थ्रू भेजेंगे। एंड ये किस चीज में हेल्प करता है, जो वेसिकल होता है ये सेल वॉल को सिंथेसिस करता है। मतलब ये जो सेल वॉल बनी हुई रहती है, देखो प्रोकार्योटिक सेल जो भी होते हैं, मोस्ट ऑफ प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एक और एक सिर्फ और सिर्फ माइक्रोप्लाज्म में ही एब्सेंट रहता है सेल वॉल। तो क्या होगा कि सेल वॉल जो रहता है वो यहाँ पर सेल वॉल को सिंथेसिस करने में वेसिकल हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन सेल वॉल सिंथेसिस। एंड सेकेंड, ये किस चीज में हेल्प करता है, सेकेंड हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू सेक्रीट वेस्ट मटेरियल outside the cell। सेल जो जब डिवाइड हुआ उसके बाद उसमें सारे स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो क्या करता है वेसाइकल, क्या करता है वेसिकल, वेसिकल क्या करता है कि सेल वॉल को सिंथेसिस करता है। जैसे कि हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें आते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में भी हम लोग यूकारियोटिक सेल में पढ़ेंगे। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन को सिक्रीट करता है। ठीक वैसे अगर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात किया जाए तो वो क्या करता है, वो लिपिड को सिंथेसिस करता है। ठीक वैसे ये जो वेसिकल होते हैं ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, ये ट्यूब्यूल, वेसिकल लैमिले। तो ये जो वेसिकल होता है वो सेल वॉल को सिंथेसिस करता है, फर्स्ट इसका फंक्शन हो गया। सेकंड इसका फंक्शन क्या हो जाता है कि ये अगर कोई भी थिंग है जो कि यहाँ पर क्या है, कि एक वेस्ट मटेरियल है, इसको अगर आउटसाइड द सेल भेजना है तो क्या करेगा कि ये भी वेसिकल के थ्रू ही जाएगा। तो ये क्या होगा कि मूव होते होते यहाँ पर जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा कि वेसिकल
यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे करके यहाँ पर वेसिकल बन जाएंगे। अगेन वही बात की सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जब चाहे जैसा चाहे वैसे स्ट्रक्चर को बना सकता है वो। तो यहाँ पर वेसिकल बन जाएगा, उसके थ्रू क्या हो जाएंगे, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये सेल के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ट्यूब्यूल वेसिकल, देन लास्ट होता है लैमिले। लैमिले का एक ही फंक्शन होता है, वो क्या होता है, देखो ट्यूब्यूल कैसा बना है, वेसिकल कैसा बना है, लैमिले कैसा बना है। इस तरीके से बनने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया बढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं रफ में लिखूं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरफेस एरिया एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर कोई इंजाइम आकर के इस पर बैठेगा तो क्या वो भी ज्यादा बैठेगा। अगर कंपेयर किया जाए ट्यूब्यूल वेसिकल से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है, तो अगर इंजाइम आकर के बैठेगा तो वो यहाँ पर ज्यादा इंजाइम आकर के बैठेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर इंजाइम भी ज्यादा आकर के बैठेंगे। और जब इंजाइम ज्यादा आकर के बैठेंगे तो क्या वो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेशन ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन भी ज्यादा होगा, मतलब कि एटीपी का फॉर्मेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यही क्या फंक्शन होता है, यही लैमिले का फंक्शन होता है। लैमिले क्या होता है कि वो इतने ज्यादा इनफोल्ड रहते हैं, इनफोल्ड रहने का यही एक फंक्शन होता है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा आकर के इंजाइम आकर के बैठते हैं, और ज्यादा इंजाइम आकर के बैठते हैं तो वो ज्यादा रेस्पिरेशन करते हैं। ज्यादा रेस्पिरेशन करने का मतलब कि वो ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या ये जो ट्यूब्यूल वेसिकल लैमिले, क्या ये यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट हो सकता है, बट इसका फंक्शन ज्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो कि अभी के टाइम में ऑलमोस्ट हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन होती है, सबके पास स्मार्टफोन होता है। अगर अभी के टाइम पर बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं जो कि नोकिया और छोटा सा जो फोन होता है उसको यूज करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो स्मार्टफोन आदि इसमें ज्यादा फीचर्स रहता है। ठीक वैसे ही होता है कि ये जो सेल होते हैं इसके साथ जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसके पास सिर्फ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है और इसी के थ्रू उसका काम करना पड़ता है। अभी से अगर 10-20 साल पहले चले जाए उस टाइम पर एंड्रॉइड ही होता था और उसी से सारा काम होता था। बट जैसे जैसे एडवांस होते गए लोग छोटे मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब भी अब किसका यूज करते हैं, वो सब भी स्मार्टफोन ले लेते हैं। ठीक वैसे ही होता है, बट जब प्रोकार्योटिक सेल का बात आता है तो वो एडवांस रहता है। उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा जो कि इस लैमिले से ज्यादा एनर्जी को सिंथेसिस कर सकता है, ज्यादा एटीपी बना सकता है, तो वहां पर इस लैमिले का बहुत कम यूज रहता है। ठीक वही यहाँ पर रीजन होता है कि यहाँ पर यूकार्योटिक सेल में अगर ये मीसोसोम प्रेजेंट भी हो तो वहां पर ज्यादा यूज ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है एनर्जी को सिंथेसिस करने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, तो वहां पर लैमिले का कम यूज हो जाता है। तो इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन ये किस चीज में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, यहाँ पर फिर इंजाइम ज्यादा करके बैठेंगे, फिर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, फिर एटीपी ज्यादा बनेगी और एटीपी एनर्जी मिलेगी तो सेल जो मन चाहे वो कर सकता है। तो ये था मीसोसोम के बारे में। देखिए मीसोसोम के बारे में मैं यहाँ पर एक बात बताना भूल गई, वो क्या है, ये जो ट्यूब्यूल वेसिकल और लैमिले ये तीनों जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये सेल के इनसाइड मतलब कि ये जो होता है ना कि ऐसा भी तो हो सकता है ताकि ये जो मेम्ब्रेन है ये बाहर के साइड ऐसे करके फोल्ड हो जाते हैं बाहर के साइड, और यहाँ पर क्या बना लेते हैं ये, यहाँ पर ये यहाँ पर ये लैमिले बना लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था, नहीं, बट ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये इन फोल्ड मतलब अंदर के साइड फोल्ड रहती है। अंदर के साइड फोल्ड रहने का मतलब कि किसकी तरफ फोल्ड रहती है, ये साइटोप्लाज्म में चली जाती है। साइटोप्लाज्म ये क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म रहता है। सपोज कोई ये स्ट्रक्चर नहीं रहते तो साइटोप्लाज्म यहाँ से रहता है। अगर ये स्ट्रक्चर बन रहती है साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहे हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं, इन फोल्ड इन साइटोप्लाज्म। क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। तो मीसोसोम के बारे में क्या पढ़ा, सबसे पहले मीसोसोम में जो स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं, ट्यूब्यूल वेसिकल एंड लैमिले। दिस ऑल आर फुल इनसाइड द साइटोप्लाज्म इनसाइड और इनवर्डली द सेल टू फॉर्म ट्यूब्यूल वेसिकल एंड लैमिले। तीनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब्यूल कुछ ऐसा है, वेसिकल कुछ ऐसा और लैमिले कुछ ऐसा दिखता है। अब सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है कि ट्यूब्यूल जो होता है वो डीएनए को डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, डीएनए को रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है। कब, जब सेल डिवाइड होना रहता है। देन सेकंड आता है वेसिकल। वेसिकल क्या होता है, वेसिकल सेल वॉल को सिंथेसिस करता है, सेल वॉल सिंथेसिस करता है
एंड सेकंड ये क्या करता है, कि अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर या कोई अनवांटेड मटेरियल है तो उसको क्या करेगा, सेल से बाहर भेज देगा। इस चीज में हेल्प करता है। देन थर्ड आता है लैमिले। लैमिले किस चीज में हेल्प करता है, तो लैमिले इस तरीके से फोल्ड रहता है ना, मतलब कि वो सेल मेम्ब्रेन ही रहता है बट वो बहुत ही ज्यादा फोल्ड रहता है एज कम्पेयर टू ट्यूब्यूल एंड वेसिकल, जिसके थ्रू क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर ये सिंपल सा ऐसा रहता तो इसका सरफेस एरिया कम रहता, बट ये बहुत ही ज्यादा फोल्ड है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो उस पर ज्यादा इंजाइम आकर के बैठेंगे, ज्यादा इंजाइम आकर के बैठेंगे तो ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ये था मेसोसोम के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेसोसोम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बारे में समझने वाले हैं, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में समझने वाले हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, तो देखो इसको डायग्राम के थ्रू अगेन समझते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज ये भी एक किसमें रहता है, प्रोकार्योटिक सेल में। अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना इस वीडियो में, ये सारे किसमें है, ये सारे स्ट्रक्चर है प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, यहाँ पर ट्यूब्यूल बन जाएगा, फिर ट्यूब्यूल बन जाएगा, फिर क्या होगा, वेसाइकल होगा, वेसिकल होगा, देन लैमिलाई होगी, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज कुछ ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंक्लूजन बॉडीज। ये किस चीज में हेल्प करता है, तो इट हेल्प टू स्टोर और इट स्टोर रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल में क्या करता है, ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखता है। ऑब्वियसली अगर इसमें वैक्यूल तो प्रेजेंट होता नहीं है, क्यों, क्योंकि वैक्यूल जो होता है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है। वैक्यूल के ऊपर क्या होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो इसलिए वो कहाँ पर प्रोकार्योटिक सेल में प्रेजेंट नहीं रहेगी। बट प्रोकार्योटिक सेल में भी तो कुछ ऐसा चाहिए जो कि क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा किस चीज को, तो रिजर्व मटेरियल को। कोई अगर एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा तो उसको स्टोर करके रखेगा। जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होते हैं, इसमें नेम लिख देती हूँ मैं। वैसे आप चाहें तो किसी का भी कुछ भी नेम लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल लिख देती हूँ, नहीं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, इसको लिख देती हूँ फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। देन ये होता है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। तो ऐसे करके साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ऐसे करके तीन तरीके के ग्रेन्यूल होते हैं। ग्रेन्यूल जानते हैं क्या होता है, दाना रहता है, वो क्या करता है, स्टोर करता है। तो छोटे छोटे से होते हैं वो स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले इंक्लूजन बॉडीज के बारे में लिखते हैं कि इट स्टोर्स रिजर्व रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक रहता है, क्यों, क्योंकि यूकार्योटिक सेल में तो प्रेजेंट रहता है वैक्यूल, सब कुछ स्टोर कर सकता है। तो इसलिए ये प्रोकार्योटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। ऑब्वियसली प्रोकार्योटिक सेल में प्रेजेंट रहेगा तो क्या ये मेम्ब्रेन लेस होगा, क्यों, क्योंकि जो एक प्रोकार्योटिक सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा और कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होते जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो इंक्लूजन बॉडीज होगा ये क्या होगा, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होगा। तो इट इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। इट इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, मतलब ये सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं। इसपे ना तो सिंगल ना डबल कोई भी जो लेयर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, इट लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है। मेरे को मन किया मैं यहाँ पर बना दी, यहाँ पर मन करेगा यहाँ पर बना दूंगी, यहाँ पर मन करेगा यहाँ पर बना दूंगी, जहां मन करेगा वहां बना दूंगी। क्या, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं एंड इट लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जहां मन होगा वहां पर ये घूम सकते हैं, जैसे हम अपने घर में जहां मन चाहे वहां घूम सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही होता है। अब देखो इसमें अलग अलग होते हैं। सबसे पहले साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल का मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल क्या करता है, इट स्टोर पिगमेंट।
ये क्या करता है, पिगमेंट स्टोर करता है, दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली यहाँ पर मैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल लिखी हूँ, यहाँ पर पिगमेंट लिखी हूँ, और ये यहाँ पर ये भी लिखी हूँ कि ये किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ऑब्वियसली ये उसी सेल में प्रेजेंट रहेगा जो कि क्या होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ऑब्वियसली उसी में बस प्रेजेंट रहेंगे, बाकी सब में तो होंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल। फॉस्फेट ग्रेन्यूल किस चीज को स्टोर करता है, और यहाँ पर लिखती हूँ फॉस्फेट ग्रेन्यूल। फॉस्फेट granule, it stored phosphate। देन नेक्स्ट इसके नेम से ही पता चल रहा है। उसके बाद आ रहा है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, यहाँ पर भी अगेन नेम से ही पता चल रहा है किस चीज को स्टोर करेगा, इट स्टोर ग्लूकोज। किस चीज को हेल्प कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ग्लूकोज का, या ये भी लिख सकते हैं ग्लाइकोजन। तो ये होता है इंक्लूजन बॉडीज। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नेम से ही पता चल रहा है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल फॉस्फेट को स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल किस चीज को हेल्प करेगा, ये तो पिगमेंट को स्टोर करता है, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली किसमें प्रेजेंट रहेगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल होता है, तो यहाँ पर भी नेम मैच कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। और साइनोबैक्टीरिया को दूसरे नाम से ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी, जहाँ पर वहां पर क्या आ रहा है, ग्रीन वर्ड आ रहा है। ग्रीन वर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर क्या हो, कि जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। तो ये तो हो गया इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इट स्टोर रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल में क्या करता है, ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करता है। ये क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस होती है। क्यों मेम्ब्रेनलेस होता है, क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल में सेल वॉल बना देती है। सेल वॉल, ये सेल वॉल हो गया। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है कि मेम्ब्रेन, मतलब एक ही मेम्ब्रेन होती है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा और कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट रहता है। इसलिए इंक्लूजन बॉडीज भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। अगर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही होता तो यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वैक्यूल बना देते। फिर उसके बाद क्या होता है कि इट लाइज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। जहां मन चाहे वहां पर ये घूम सकता है। हम लोग यहाँ पर मन करे यहाँ बना देंगे, यहाँ पर मन करेगा यहाँ बना देंगे, जहां मन करेगा वहां बना सकते हैं। तीन तरीके का होता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ठीक है, सबसे पहले होता है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। ये किसमें होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है। नेम से पता चल रहा है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। तो क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, साइनो आ रहा है, साइनो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इट स्टोर पिगमेंट, क्योंकि वो ये इसी उसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेंगे जिसमें क्या होता है कि पिगमेंट रहती है। और पिगमेंट रहेगा तो किस चीज में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल क्यों बोल रहे हो, ग्रेन्यूल छोटे छोटे से दाने हैं, इसलिए ग्रेन्यूल आ रहा है यहाँ पर। ये जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल होते हैं, तो फॉस्फेट को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो होता है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इंक्लूजन बॉडीज भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अगेन ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर होता है जो कि बाहर के साइड बना हुआ रहता है। ये क्या करता है, कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पर हम लोग अगेन ट्यूब्यूल कहते हैं, सेल वॉल। तो हर चीज में कौन फंस रहा है, सेल मेम्ब्रेन ही फंस रहा है। यहाँ पर ट्यूब्यूल वेसिकल लेमिन नहीं बनाने थे, मिसोसोम बनाना था, वहां पर भी कौन फंस रहा है, सेल मेम्ब्रेन फंस रहे हैं। फ्लैजुला बनाना है, फिम्ब्रे बनाना है, कौन फंस रहा है, यहाँ पर भी फंस रहा है ये सेल मेम्ब्रेन ही। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। अगर सेल वॉल की बात किया जाए तो सेल वॉल एकदम रिजिड सा रहता है। हमारे घर का वॉल है, अगर हम लोग चाहे इसको धक्का दे दे, इसको और बड़ा बना दे, क्या वो बन सकता है, और चाहेंगे छोटा कर दे, क्या हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। लेकिन सोचो कि हम लोग अगर दीवार को नहीं बनाते और दीवार की जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, वो पर्दा नहीं होता है, कर्टेन। कर्टेन हम लोग पूरे रूम में, मतलब कि रूम बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कर्टेन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब मन चाहो दीवार को भटका लो, मतलब जब मन चाहे तब क्या करो कि यहाँ से कर्टेन हटा दो,
थोड़ा दूर में जाकर लगा दो तो क्या हो जाएगा, रूम बड़ा हो जाएगा। तो ये जो कर्टेन है ना, ये क्या है, हमारे घर का क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। बट ये हमारा वॉल जो है हमारे घर का सेल वॉल है, सॉरी इस सेल का सेल वॉल है। एंड जो कर्टेन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो कर्टेन लगा रहेगा तो जब मन चाहो बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ज्यादा आदमी आए फैला लो, नहीं अगर नॉर्मल है तो छोटा सा रखो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। बट वॉल क्या होता है, एकदम रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है, हिल नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, इसका वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो और ये जो सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं कितने तरीके के होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स। वर्ड में कौन होता है, फ्लैजिला। सेकेंड में कौन होता है, पिलाई। इसको पिली नहीं कहते हैं, पीली नहीं है, पिलाई है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पिलाई। पीली, स्टार्टिंग में मैं भी पीली ही बोली थी। थर्ड में क्या होता है, फिम्ब्रे होता है, फिम्ब्रे, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रे, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं। जो हेयर लाइक सेक्शन है, एक्सटेंशन है, ये क्या होता है, फिम्ब्रे होता है। इसको मैं तब भी बताई थी जब मैं मतलब कि स्टार्टिंग में प्रोकार्योटिक सेल बनाई हुई थी, पूरा कंप्लीटली बनाई थी, इससे पहले वाले वीडियो में था। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, सबसे पहले फ्लैजिला के बारे में समझ लेते हैं, इसी के बारे में ज्यादा दिया भी है। फ्लैजिला, फ्लैजिला ये बना किससे रहता है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन। हम लोग ये ले सकते हैं इन इन प्रोकार्योटिक सेल, क्योंकि ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है वो प्रोकार्योटिक सेल में होते हैं, यूकार्योटिक सेल में वो नहीं होता है। क्योंकि ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है ना, ये क्या है, बहुत ही पुअर सा प्रोटीन है। बट वही यूकार्योटिक सेल में क्या होता है, वेल एडवांस स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है कि उसमें वो पोरिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। तो देखो याद करने का ट्रिक है, यहाँ पर यहीं पर मैं लिख देती हूँ, फ्लैजिला किससे बना रहता है, फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन। देखो फ्लैजिला है, एक को हटा दो, इन लगा दो, फ्लैजिलिन हो गया। फिर पीला है तो इसमें सिर्फ एन लगा दो, फिलिन प्रोटीन हो गया। फिर फिम्ब्राई, तो फिम्ब्रिन, यहाँ पर इन लगा दो, फिम्ब्रिन प्रोटीन। सबके लास्ट में इन आ रहा है, फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन, पीला फिलिन प्रोटीन, फिम्ब्राई फिम्ब्रिन प्रोटीन, बहुत ही इजी, याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लैजिला क्या होता है कि सबसे पहले फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है, बहुत ही ज्यादा पुअर टाइप के प्रोटीन होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल में अगर फ्लैजिला रहेगा तो वहां पर वो किस चीज से बना रहेगा, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना रहेगा, वो प्रोटीन जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर फ्लैजिला बनाई तो फ्लैजिला का भाई सिलिया क्यों नहीं बनाई, क्योंकि सिलिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट ही नहीं रहता, जो प्रेजेंट रहता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला होता है। तो सिलिया इज, यहाँ पर लिख भी देती हूँ, सिलिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ही नहीं रहता है, एक ही प्रेजेंट रहता है, वो क्या होता है, फ्लैजिला। अब फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बना है, ये तो वैसे बना हुआ है, बट अगर थोड़ा सा अच्छा सा बना है, ऐसे करके पहले रहेगा, फिर यहाँ से फ्लैजिला ऐसा निकले रहेगा, ऐसे घूम फिर के फिर आएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या बनाई हुई, ये है सीएम, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर मैं अगेन एक लेयर बना रही हूँ, बताती हूँ। ये है सेल वॉल है, तो क्या है, यहाँ पर लिखती हूँ, इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और इट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल वॉल। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये किस चीज का एक्सटेंशन, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, हर बार वही फंस जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, एक्सटेंड हुआ कहाँ से, तो सेल वॉल तो चीर करके सेल मेम्ब्रेन बाहर निकल गया है। तो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल से बाहर निकला हुआ है, और स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। तो क्या हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, कि यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, बट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका एक अलग नाम आ जाता है, वो क्या होता है, इसको कहते हैं फिलामेंट।
फिलामेंट। फिर क्या होता है यहाँ पर, और भी बहुत कुछ प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर होता है बजल बॉडी, इसको कहते हैं बजल बॉडी। और यहाँ पर हुक भी प्रेजेंट रहता है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको हटा ही देते हैं, यहीं पर बना लेते हैं अच्छे से। अरे यार, सेल मेम्ब्रेन ऐसा रहता है। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, ये किसी भी तरीके का पदार्थ हो सकता है। अब ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है। इधर जाना रहेगा तो इसका पूछ इधर की तरफ मुड़ जाएगा, फिर वो सेल इधर की तरफ मुड़ जाएगा। इधर जाना रहेगा तो वो क्या करेगा, ये जो सिलिया है उधर की तरफ मुड़ जाएगा। और ये इसका सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ये जो एक लंबा सा है, ये क्या होता है, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट होता है, ये बजल बॉडी है। बजल बॉडी। और यहीं पर एक और चीज प्रेजेंट रहता है, वो क्या होता है, हुक होता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट कब पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे सिलिया और फ्लैजेला को एक बार और पढ़ेंगे, तब जब हम लोग यूकार्योटिक सेल पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो भी कुछ थोड़ा बहुत बच रहा है वो हम लोग को वहां पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले बजल बॉडी होता है, हुक होता है, फिलामेंट रहता है। तो हम लोग यहाँ क्या ये लिख सकते हैं कि फ्लैजेला होता है, इट इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर that present इन, किसमें प्रेजेंट रहेगा, मोटाइल बैक्टीरिया में। इट इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल बैक्टीरिया क्या होता है, सबसे पहले जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है ना, फिलामेंटस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो फिलामेंटस का मतलब होता है कि थ्रेड लाइक, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट प्रेजेंट इन मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल मतलब होता है, मोटाइल मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट। ऐसा बैक्टीरिया जो कि मूव कर रहा है, उसमें क्या होता है कि ये फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है, तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट। बट देखो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट लिख सकते हैं, बट ये पिलाई और फिम्ब्रिन का कोई भी पिलाई और फिम्ब्रे का कोई भी रोल नहीं होता है। किस चीज में रोल नहीं होता है, मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता है। सिर्फ और सिलिया फ्लैजेला का रोल होता है मोटिलिटी में। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो उसी सिर्फ और सिर्फ उसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेगा फ्लैजेला, जिसको मूव करना रहता है। जो कि मूव करेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा, बाकी में प्रेजेंट नहीं रहेगा, बाकी में एब्सेंट रहेगा। तो इट इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंट का स्ट्रक्चर हुआ। और ये जो अगर लिखना चाहे तो ये जो फिलामेंट होता है ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट। किसका लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजेला। और हुक क्या होता है, हुक ये करता है कनेक्ट करता है, बजल बॉडी, बजल बॉडी कनेक्ट बजल बॉडी टू फिलामेंट। हमारे घर में भी हुक क्यों रहता है, हम लोग हुक में कुछ रखते हैं, कुछ टांग देते हैं। क्या क्या करता है हुक, जो होता है हमारे घर के डोर वगैरह में भी होता है, वो क्या करता है, दो चीज को ज्वाइन कर देता है। तो वो हुक क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, बजल बॉडी को। यहाँ पर बजल बॉडी, तो बजल बॉडी को क्या करता है, ये बजल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट कर देता है। फिलामेंट क्या होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। देखने से भी पता चल रहा है ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग किस चीज के बारे में पढ़े, तो अभी तो बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। फ्लैजेला में तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोकार्योटिक सेल में सिलिया एब्सेंट रहता है। ये जो फ्लैजेला होता है, ये फ्लैजेला फिम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर तीन तरीके का होता है, फ्लैजेला होता है, पिलाई रहता है, फिम्ब्रे होता है। फ्लैजेला फ्लैजेलन प्रोटीन से, पिलाई पिलिन प्रोटीन से, फिम्ब्रे फिम्ब्रिन प्रोटीन से, याद ही नहीं करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है फ्लैजेला, अगेन वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। इसके बाद क्या होता है कि फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेला इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल। मतलब कि
किसका एक्सटेंशन रहता है, सेल मेम्ब्रेन का, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन ही बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि क्या बन जाता है, फ्लैजेला बन जाता है। सेल वॉल का क्यों नहीं बनता है, क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, वो तो हिल ही नहीं सकता है, तो उससे बना हुआ क्या। ये क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन रहता है जिसके थ्रू क्या बनते हैं कि फ्लैजेला बनता है। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल को चीर करके बाहर निकल जाता है। देन इट इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट ओनली प्रेजेंट इन मोटाइल बैक्टीरिया और एब्सेंट इन इमोबाइल बैक्टीरिया। इमोबाइल मतलब कि ऐसा जिसको मूवमेंट नहीं करना हो, और जिसको मूवमेंट करना रहता है उसको क्या रहता है, उसके पास फ्लैजेला होते हैं, और जिसको मूवमेंट नहीं करना रहता है उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाई कि ये सेल मेम्ब्रेन हुआ जिसका एक्सटेंशन है, ये सेल वॉल हुआ जिसको चीज कर बाहर निकल गया। इसके तीन यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहे होता है फिलामेंट, ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, हुक रहता है, हुक वो होता है कि जो कि बंडल बॉडी और ये फिलामेंट को अटैच करके जोड़ के रखते हैं, और ये होता है बंडल बॉडी। यहाँ पर अलग अलग, ये तीनों अलग अलग होते हैं। और फिलामेंट को कनेक्ट करता रहता है हुक। आई होप कि आप लोगों को फ्लैजेला के बारे में समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या होता है, तो सबसे पहले फिम्ब्रे बना किससे रहता है, ऑब्वियसली फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। तो इट इज मेड अप ऑफ फिम्ब्रिन प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ फिम्ब्रिन प्रोटीन। ये किससे बना हुआ रहता है, ये फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। देन सेकेंड क्या होता है कि ये फिम्ब्राइड जो क्या होता है, इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये देखो सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल मेम्ब्रेन से कुछ ऐसे ही एक्सटेंड हुआ रहता है। तो इट इज कैसा स्ट्रक्चर है, तो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। दिस ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर that sprout out from surface of cell। ये क्या होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि देखो स्प्रॉट्स होता है ना हमारे घर में, ठीक है, तो स्प्रॉट्स में कैसे निकले हुए रहते हैं, जब वो स्प्रॉट्स जब ग्राम चना जो स्प्रॉट्स आ जाते हैं उसमें, तो कैसा दिखता रहता है, ठीक वैसा ही ये भी होता है कि ये सरफेस से ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर निकला हुआ रहता है, स्प्रॉट स्प्रॉट आउट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, क्या कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस से ये बाहर निकला हुआ रहता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन it provide attachment to cell। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करने का किस चीज से, सबसे पहले कि किसी भी दूसरे सेल से, टू होस्ट सेल, टू होस्ट, होस्ट कह सकते हैं कोई भी होस्ट है उससे, या किसी भी स्टोन से, टू स्टोन। होस्ट से आप जैसे देखो कि हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया अगर के अटैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमारे हाथ पर बैठेगा, हम ऐसे दौड़ रहे तो हो सकता है ना वो हट जाए यहाँ से, तो क्या करेगा, उसके पास ये फिम्ब्राई होता है, इससे वो क्या होता है, अटैच कर जाता है। देन उसके बाद स्टोन से भी अटैच करने के लिए किसका यूज करता है, इस फिम्ब्राई का यूज करता है। हमारे पास है कि आंधी तूफान आएगा, हमको रुकना है, तो हम दीवार को पकड़ के खड़ी हो जाएंगे, इसके पास हाथ पैर होते नहीं है, तो ये किसका हेल्प करते हैं, यूज करते हैं, तो ये फिम्ब्राई का यूज करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि गर्म पानी में रहते हैं, कुछ ठंडे पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे जो कि हॉट प्लेस पर रहते हैं। तो हॉट प्लेस पर ऐसे रह रहा है वो, और फिर आंधी तूफान आई, उसको भाग कर कहाँ लेकर चली गई, पानी में लेकर चली गई, तो देखो उसका हैबिटेट चेंज हो जाएगा। तो फिर इसलिए क्या होता है कि उसको अटैच करने के लिए होस्ट के साथ या किसी भी स्टोन के साथ उसमें कौन हेल्प करता है, ये फिम्ब्राई ही हेल्प करता है। और उसके बाद लास्ट आता है, थर्ड होता है जो कि होता है पिलाई। पिलाई है, पिलाई, पिलाई मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ फिलिन प्रोटीन। एनसीईआरटी में देखोगे तो सबके बारे में ज्यादा दिया नहीं गया है, कि ये भी नहीं दिया गया कि ये फिलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है या फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है,
ये बस इतना लिखा हो रहता है कि ये स्पेशल प्रोटीन से बना हो रहता है। स्पेशल प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये फिलिन प्रोटीन से बना हो रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये ये दो ट्यूब को क्या करते हैं ना, कनेक्ट करता है, या कह सकते हैं कि दो सेल को कनेक्ट करता है। अब जैसे देखो कि एक सेल के पास प्लाज्मिड है, दूसरे सेल के पास प्लाज्मिड नहीं है, तो ये अपना प्लाज्मिड उसको ट्रांसफर कर देगा, मतलब कि अपना कैसे करके करेगा उसको देखते हैं। जैसे देखो ये एक सेल है एंड सेकेंड ये एक सेल है। इसके पास क्या है? सबसे पहले इसके पास मेन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। मेन जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहेगा, ये तो सब में प्रेजेंट रहेगा ना, ठीक है। और प्लाज्मिड, तो यहाँ पर प्लाज्मिड है, यहाँ पर प्लाज्मिड एब्सेंट है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। अगर तो क्या करेगा ये अपना एक मेम्ब्रेन इसको दे देगा, कि मतलब कि इसके पास दो लेयर, तो एक लेयर ये इसको दे देगा। और ये जो प्लाज्मिड वगैरह जो होता है, जो भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इसके पास ये एबिलिटी होती है, इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि एक से वो दो मेम्ब्रेन अपने ऊपर एक और मेम्ब्रेन बना सकता है। तो ये क्या कर देगा, बट इसके अंदर क्या बन जाएगा, इस दोनों का एक ट्यूब बन जाएगा, ऐसे ये इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, जैसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा कि अपना ये एक प्लाज्मिड इसको दे देगा, मतलब कि यहाँ से हट जाएंगे, पूरी तरीके से नहीं हटेंगे, ऐसे करके रह के यहाँ पर ये ऐसे करके चले जाते हैं, या लास्ट में ऐसे हट जाएंगे, बट ये जनरली ये कनेक्टेड ही रहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि इसके पास भी अब एक ही बच्चा, इसके पास भी एक बच्चा, एक रहेगा तो इसके पास एक एडिटिविटी रहती है, दो बन जाएगा। बट ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, लेमिनाई कहते हैं, लेमा। इसको लेमिनाई कहते हैं, इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब दो सेल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों का साइटोप्लाज्म एक साथ मिल जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में होता क्या है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब बना देते हैं और एक दूसरे में क्या करता है, अपना एक प्लाज्मिड दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। ये था फिम्ब्राई के बारे में, फिलाई के बारे में। सबसे पहले फिम्ब्राई क्या होता है, फिम्ब्राई होता है, पहले वो बना किससे रहता है, तो ये फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ये क्या होते हैं कि ये ब्रिस्टल लगे स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज स्प्रॉट आउट फ्रॉम सेल, या कह सकते हैं कि सरफेस से, इस सरफेस से बाहर निकले हुए रहते हैं। और ये क्या करते हैं कि अटैचमेंट में हेल्प किसमें करते हैं, अटैचमेंट पे, एनकरेजमेंट पे, किसके साथ, होस्ट के साथ या किसी भी स्टोन के साथ या कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ कह सकते हैं। देन क्या होता है, फिलाई होता है, ये किससे बना रहता है, फिलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है, इसको कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो सेल रहेगा, एक के पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है, दूसरे का पास एब्सेंट है, तो अपना एक प्लाज्मिड ये दूसरे को दे देगा। तो ये था पूरा का पूरा हमारा जो भी आज टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग प्लाज्मिड के बारे में पढ़े थे, लिसोसोम के बारे में पढ़े, फिर इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़े, एंड लास्ट में सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।